हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 44, लोनावला पुणे। सीरीज का आखिरी शूट खत्म हो चुका था और केडी ने बताया कि सीरीज का नेक्स्ट सीजन 1 महीने बाद शुरू होगा। वंश खुश था, वह अब आराम से मुन्ना की शादी में एंजॉय कर सकता है और 1 हफ्ते पहले उसकी शादी में जा सकता है। शाम हो चुकी थी और सबको मुंबई के लिए निकलना था। केडी अपनी गाड़ी से निकल गया और बाकी सबको सुमित के साथ बस से आने को कहा। सुमित ने सबको अपना अपना सामान पैक करने को कहा और बस में बैठने को कहा। वंश भी अपने कमरे में आया और भारी मन से अपना सामान पैक करने लगा। यहाँ वह निशी के साथ अच्छी यादें बनाने आया था, लेकिन निशी और उसके बीच गलतफहमियां और बढ़ गई। वंश निशी को पसंद करता था और ये बात वह निशी के घर वालों के सामने भी बोल चुका था, पर न जाने क्यों निशी उसे हर बार गलत समझ लेती। वंश ने अपना बैग पैक किया और एक हाथ में सूटकेस का हैंडल थामकर दूसरा बैग अपनी पीठ पर टांग लिया। वंश कमरे से बाहर आया। उस वक्त निशी भी अपने बैग संभाले कमरे से बाहर चली आई। निशी का बैग भारी होने की वजह से उसे बैग खींचने में दिक्कत हो रही थी। वंश ने देखा तो निशी के पास आया और दूसरे हाथ से उसके सूटकेस का हैंडल पकड़कर आगे बढ़ गया। निशी ने देखा तो मुस्कुरा उठी और पीठ पर टंगे बैग के साथ झूमते हुए बाहर चली आई। लेकिन जैसे ही निशी होटल के गेट पर आई, देखा अचानक से तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वंश वहां नहीं था, बल्कि निशी के आने से पहले ही वह बस के पास पहुंच चुका था। वंश ने अपने और निशी के सूटकेस को डिग्गी में रखा और बस के अंदर जाने लगा तो दरवाजे पर खड़े सुमित ने कहा, निशी कहाँ है? इनफैक्ट आधे लोग अभी भी बाहर है वंश। मैंने बाकी लोगों का ठेका नहीं ले रखा, वंश ने कहा। ओह गॉड वंश, तुम क्या हर वक्त गुस्से में ही रहते हो? जरा देखो, बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में अभी यहां से निकलना सही नहीं है, सुमित ने कहा। तो वंश ने कहा, तो मैंने सबसे होटल के वेटिंग एरिया में रुकने को कहा है। जब तक बारिश नहीं रुकती हम सब वहां इंतजार करेंगे। एंड डोंट वरी, मैंने सबके लिए चाय कॉफी और स्नैक्स का इंतजाम करवा दिया है, सुमित ने कहा। ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, वंश ने भीगते हुए होटल की तरफ वापस जाते हुए कहा। सुमित भी वंश के पीछे आया और उसके साथ चलते हुए कहा, हाँ, और ऐसी बारिश में चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े हो तो मजा आ जाए। वंश ने सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसने सुमित की तरफ देखकर कहा, और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी। बारिश का मजा ही दुगना हो जाएगा। गुड आइडिया, तो क्यों ना चलकर ऑर्डर किया जाए, पर हाँ, उससे पहले तुम अपना सर पोंछ लो, बुरे भीग गए हो, सुमित ने होटल एरिया में आकर कहा और कैंटीन की तरफ बढ़ गया। शूटिंग पर आए कुछ अंदर बैठे लोग बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे। कुछ बस में सो रहे थे, कुछ बाहर खड़े चाय कॉफी पीते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। वंश भी बाकी सब लोगों के साथ आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जैकेट उतारी जो कि भीग चुकी थी और अपने बालों को झटकने लगा। मायरा ने वंश को देखा तो उसके पास चली आई और अपने गले में पड़े स्कार्फ से वंश का सर पोंछते हुए कहा, तुम तो पूरे भीग गए हो वंश। ये क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं, वंश ने मायरा से पीछे हटते हुए कहा। मैंने क्या गलत किया? मैं तो तुम्हारे गीले बाल, मायरा ने कहा। तभी सुमित वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में 2 चाय के कुल्हड़ थे, तो उसने एक वंश की तरफ बढ़ाकर कहा, ये कप मुझे थोड़ा यूनिक लगा तो मैं इसमें चाय ले आया। वंश हंसा और कहा, सर ये कुल्हड़ है, हमारे बनारस में खूब देखने को मिलता है और वहां मोस्ट ऑफ चाय इसी में पी जाती है। आप कभी बनारस आइए ना। हाँ क्यों नहीं, सीरीज की एडिटिंग हो जाए उसके बाद जरूर आऊंगा, सुमित ने कहा, जो कि सीरीज में वंश के साथ काम करते करते उसका काफी अच्छा दोस्त बन चुका था। मायरा ने सुना तो वंश की बाह पर मारकर कहा, तुमने सिर्फ सुमित को इनवाइट किया, मुझे नहीं करोगे? मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें सीरीज में भी इनवाइट नहीं होने देता, वंश ने मन ही मन कहा और फिर सुमित के सामने जबरदस्ती मुस्कुराकर मायरा से कहा, हाँ तुम भी आ जाना, क्या पता गंगा नहाकर तुम में थोड़ा बदलाव आ जाए। मायरा ने सुना तो मुंह बना लिया और वहां से चली गई। सुमित चाय पीते हुए वंश के करीब आया और कहा, तुम मायरा से इतना छिड़ते क्यों हो? वंश ने सुमित की तरफ देखा और कहा, क्या आप सच में मायरा को पसंद करते हैं? हाँ, इनफैक्ट इस सीरीज के बाद मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ,
सुमित ने खुश होकर कहा। आप उससे शादी मत कीजिए सर, वंश ने उदासी भरे स्वर में कहा। वाई, क्या कमी है उसमें? हाँ मैं जानता हूँ वो कभी कभी तुमसे फ्लर्ट कर लेती है, पर फिल्म इंडस्ट्री में इतना सब चलता है वंश। बाकी वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, सुमित ने कहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मत कीजिए उससे शादी, वरना जिंदगी भर आपसे प्यार करने की एक्टिंग करती रहेगी। आप बहुत स्वीट है सर, और बहुत अच्छे भी। आप मायरा जैसी लड़की तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, वंश ने कहा। मैं कुछ समझा नहीं, सुमित ने गंभीरता से कहा। वंश अपनी चाय खत्म कर चुका था। उसने खाली कुल्हड़ को डस्टबिन में डाला और अपना फोन निकालकर उसमें गैलरी ओपन करके सुमित की तरफ बढ़ा दी, जिसमें मायरा की भेजी तस्वीरें थी, जो कि बहुत ही शॉर्ट नाइट ड्रेस में थी और काफी हॉट पोजेस थे। वंश सुमित का दिल टूटते नहीं देख सकता था, इसलिए फोन सुमित को थमाकर वहां से साइड में चला गया। सुमित ने कुल्हड़ में चाय अभी भी बची थी, इसलिए उसने कुल्हड़ सामने दीवार पर रखा और वंश के फोन में आई मायरा की तस्वीरें देखने लगा। जैसे जैसे सुमित ने तस्वीरों को स्वाइप किया, उसका दिल टूटता गया। उसके चेहरे पर दुख और उदासी के भाव थे। वह मायरा को सच में बहुत पसंद करता था, पर उसे नहीं पता था कि मायरा उसकी पीठ पीछे ये सब कर रही है। सुमित ने वंश को फोन देने के लिए जैसे ही पलटा तो देखा कि वंश वहां नहीं था। वह सबके सामने रो भी नहीं सकता था, इसलिए बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम में आकर सुमित ने देखा वहां कोई नहीं है, तो वह शीशे के सामने चला आया और रोने लगा। वंश भी वहां मौजूद था। वह बाथरूम से निकल कर आया और जब सुमित को रोते देखा तो उसके बगल में हाथ धोते हुए कहा, अब रोने का क्या फायदा है बड़े भैया, अपनी पर्सनैलिटी से डिफरेंट लड़की पसंद करोगे तो धोखा मिलेगा ना। वैसे वो मायरा इतनी भी खास नहीं है, आपको उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, आई थिंक बहुत अच्छी मिल जाएगी। सुमित ने सुना तो वंश की तरफ देखकर सुबकते हुए कहा, सच्ची? मुच्ची, अरे मैं हूं ना, मैं आपके लिए उससे अच्छी लड़की ढूंढ के दूंगा। अभी आप मुझे जानते नहीं हैं, लड़कियों के बीच काफी फेमस हूं मैं। वंश ने अपनी टी शर्ट की हाफ बाजू ऊपर करके अपने बाइसेप्स दिखाते हुए कहा। सुमित ने सुना तो मुस्कुरा उठा। उसने अपना मुंह धोया और जेब में रुमाल ढूंढने लगा, जिसे रखना वह सुबह भूल गया था। वंश ने अपना रुमाल निकालकर सुमित की तरफ बढ़ा दिया तो सुमित ने उससे मुंह पोंछा और अपनी जेब में रखते हुए कहा, धोकर लौटा दूंगा। याद चौके, मैं दूसरा खरीद लूंगा, वंश ने कहा। सुमित ने वंश को देखा और उसके कंधों को थामकर कहा, तुम इतने भी कठोर नहीं हो जितना खुद को दिखाने की कोशिश करते हो। तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो वंश। देर हो इससे पहले तुम्हें निशी से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, वरना कोई और उसे ले जाएगा। वंश मुस्कुराया और कहा, चांस ही नहीं है, उस छिपकली को मेरे अलावा कोई झेल ही नहीं सकता। देखना बाहर अभी भी किसी दीवार से चिपककर हमारी बातें सुन रही होगी। तुम सच में अजीब हो, सुमित ने वंश के साथ बाथरूम से बाहर आते हुए कहा। और बाहर आकर जैसे ही उसने साइड में देखा, सच में निशी जेंट्स वॉशरूम की दीवार से कान लगाए कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, वाराणसी। मुन्ना ने कहा था वह हमें एयरपोर्ट छोड़ने आएगा, लेकिन आप आए, जबकि आप तो आना चाहते ही नहीं थे। सारिका ने शिवम के साथ एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए कहा। शिवम के हाथों में ट्रॉली का हैंडल था। उसने सामने देखते हुए कहा, परसों इलेक्शन है और मुन्ना उसी में उलझा है। वह आना चाहता था लेकिन हमने ही मना कर दिया, और हम आना नहीं चाहते थे क्योंकि। कहते कहते शिवम रुक गया तो सारिका ने कहा, क्योंकि? इस बार शिवम ने सारिका को देखा और उदासीन स्वर में कहा, क्योंकि हम आपको खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकते। सारिका ने सुना तो उसकी आंखों में नमी उभर आई और सीने में एक चुभन का एहसास हुआ। सारिका की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई और शिवम के हाथ से ट्रॉली लेकर धीरे से कहा, इससे आगे जाने की परमिशन आपको नहीं है। हमें जाते हुए ना देखना पड़े, इसलिए आपने एयरपोर्ट टिकट भी नहीं लिया, है ना? शिवम फीका सा मुस्कुराया और कहा, हम आपका इंतजार करेंगे, जल्दी आइएगा। सारिका ने सुना तो मुस्कुरा उठी। आज भी शिवम की आंखों में वही इंतजार था, बातों में वही मोहब्बत थी और चेहरे पर बिछड़ने का वही दर्द था। सारिका ने ट्रॉली छोड़ी और शिवम के सीने से आ लगी। शिवम ने भी अपने हाथों को सारिका के इर्द गिर्द कस लिया और उसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए आंखें मूंद ली।
सारिका काफी देर तक शिवम के सीने से लगी रही तो शिवम ने कहा, फ्लाइट का वक्त हो गया है सरू, अब आपको जाना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं, आप जरूर सफल होंगी। और हाँ, जाते ही काम में व्यस्त ना हो जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सारिका शिवम से दूर हटी और अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा, अब ये सब कहेंगे तो हम जा ही नहीं पाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, कुछ नहीं कह रहे, आप जाइए, हम भी आज अपनी महबूबा से मिलने जाएंगे। शिवम ने कहा, हाँ जानते हैं, जाइए, आपकी याद में उदास होगी आपकी महबूबा। अपना ख्याल रखना, हम जल्दी वापस आएंगे। सारिका ने कहा और नम आंखों से हाथ हिलाते हुए अंदर चली गई। जब तक सारिका आंखों से ओझल नहीं हो गई, शिवम वहीं खड़ा अपना हाथ हिलाता रहा और पलटकर अपनी आंखों के किनारे साफ किए और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आसपास मौजूद लोग शिवम की आंखों में आई नमी न देखे, ये सोचकर चलते चलते उसने कुर्ते की ऊपरी जेब में रखा चश्मा निकाला और आंखों पर लगा दिया। शिवम गाड़ी में आ बैठा और वहां से निकल गया। आखिर आज कितने दिनों बाद वह अपनी महबूबा से मिलने जो जा रहा था। 80 घाट बनारस। शाम होते ही मुन्ना सतर्क हो गया। नाव वालों से मुन्ना की पहले ही बात हो चुकी थी कि शाम की गंगा आरती की बात नाव गंगा के उस पार नहीं जाएगी। लेकिन मुन्ना ने देखा एक नाव मना करने के बाद भी उस पार जा रही है, तो मुन्ना घाट की तरफ आया और नाव पर सवार होकर नाव वाले से चलने को कहा। मुन्ना नाव के किनारे पर खड़ा दूसरी नाव को ध्यान से देख रहा था। नाव पर कुछ लड़के सवार थे, उनके हाथों में शराब और बियर की बोतलें थीं, कुछ के हाथ में सिगरेट और दूसरी चीजें। उनका पहनावा और हाव भाव देखकर मुन्ना को समझते देर नहीं लगी कि ये सब बनारस के लोग नहीं हैं। उसने नाव वाले से आगे चलने को कहा और कुछ ही देर बाद नाव उस नाव के ठीक आगे थी। किनारे पर खड़ा मुन्ना एकदम से उस नाव पर आ कूदा। सभी मुन्ना को देखकर थोड़ा हैरान थे और नाव चलाने वाले लड़के ने जैसे ही मुन्ना को नाव में देखा, वह एकदम से पानी में कूद गया। लड़के के कूदने के बाद मुन्ना ने वहां मौजूद लड़कों को एक नजर देखा और आकर नाव के हैंडल की तरफ बढ़ गया, जहां से वे नाव को कंट्रोल करना चाहते थे। मुन्ना ने जैसे ही नाव का यू टर्न लिया, नाव में खड़े लड़के नाव के अंदर इधर उधर गिरने लगे। मुन्ना ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया और नाव को घाट की ओर बढ़ा दिया। एक लड़का उठा और मुन्ना की तरफ आते हुए कहा, अबे पागल हो गया है क्या? नाव को वापस किनारे क्यों ले जा रहा है? मुन्ना ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से नाव चलाता रहा। तो लड़के को गुस्सा आ गया। उसने आकर मुन्ना की कॉलर पकड़ी और कहा, अबे कम सुनता है क्या? नाव को किनारे क्यों ले जा रहा है? हम लोगों को गंगा के उस पार जाना है, तू हम सब की पार्टी क्यों खराब कर रहा है? मुन्ना ने तिरछी नजरों से लड़के को देखा, जिसके हाथ में मुन्ना की शर्ट की कॉलर थी, और कठोरता से कहा, कॉलर छोड़। क्या बोला? लड़के ने कहा, हमने कहा कॉलर छोड़। मुन्ना ने इस बार भी कठोरता से कहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा? तू मुझे जानता? लड़के ने इतना ही कहा कि मुन्ना ने पलटकर उसकी गर्दन को पकड़ा और उसका सर वहां रखे लोहे के बक्से पर दे मारा। लड़के का सर बक्से पर बॉल की तरह टप्पा खाया और लड़का नीचे गिर पड़ा। बाकी लड़कियों ने देखा तो मुन्ना की तरफ आए और एक ने कहा, अबे पागल वागल है क्या भाई, क्या कर रहा है? मुन्ना लड़कों की तरफ बढ़ा। उनकी तरफ बढ़ते हुए वहां रखी नीम की संटी उठाई और लगा लड़कों की टांगों पर मारने। बेचारे लड़के बिना म्यूजिक के ही नाव पर डांस करने लगे। मुन्ना किसी की नहीं सुन रहा था। उसने सबको 2-4 लगाई और वापस आकर नाव का हैंडल संभाल लिया। अगले ही पल नाव किनारे पर थी। मुन्ना ने सबको नीचे उतरने का इशारा किया और खुद उस लड़के के पास आया जिसने मुन्ना की कॉलर पकड़ी थी। मुन्ना ने उसे उठाया और नाव से बाहर ले आया। मुन्ना और लड़कों के सामने आया और कहा, जे बनारस है, यह आदमी अपने मन की शांति और खुद की खोज करने आता है, पर तुम जैसे नौजवानों ने इस जगह को मौज मस्ती का अड्डा समझ लिया है। हम और दूसरी बार नहीं समझाएंगे, एक बार कहेंगे और वही फाइनल है। आज के बाद अगर गंगा के उस पार तुम में से कोई भी उधर दिखा ना, तो वहीं जिंदा गाड़ देंगे और इस तरफ तुम्हारी अस्थियां आएंगी, तुम लोगों नहीं। मुन्ना की मार से लड़के पहले ही डरे हुए थे। उसकी धमकी सुनकर और घबरा गए और हामी में गर्दन हिला दी। लेकिन कॉलर वाला लड़का अभी भी उसे घूर रहा था,
तो मुन्ना ने कहा, और तुम? हमको ये जानने में कोनो इंटरेस्ट नहीं है कि तुम किसकी औलाद हो, पर जितने दिन बनारस में हो हमरे बाप के बारे में पता जरूर कर लेना। मुन्ना जाने के लिए बढ़ गया तो 2 कदम चलकर रुका और वापस आकर लड़के को देखा और खींच कर एक थप्पड़ लगाकर कहा, आइंदा से कॉलर नहीं पकड़ना। भाई तुम हो कौन? लड़के में से एक ने डरते हुए पूछा। मुन्ना ने देखा 80 घाट के पास भी रमेश ने मुन्ना के पोस्टर लगा रखे थे। उसने लड़के को पीछे देखने का इशारा किया और आगे बढ़ गया। लड़के ने पलटकर देखा और बाकी लड़कों से कहा, भाई ये युवा नेता बना नहीं, उससे पहले इसके ये तेवर है। साला इलेक्शन जीत गया तो यहाँ के लोगों का क्या होगा? लगता है जिस शहर से गंदगी खत्म होने का वक्त आ गवा है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लड़कों के बगल से गुजरकर मां गंगा की तरफ जाते हुए पंडित जी ने कहा। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 44। इसका अगला भाग आप सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।